Hello everyone and good morning my all year students. So students, I am Randi ma'am. So today I am discussing your subject is pharmaceutical jurisprudence and topic is drug and cosmetic act 1940 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का पार्ट 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पार्ट 3. इसके पहले जो हमने 2 वीडियोस कवर किए हैं उसमें हमने काफ़ी सारा कंटेंट जो है पढ़ा था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो हमारा एक्ट आया उसकी क्या नीड पड़ी, ऑब्जेक्टिव क्या था एक्ट का और डिफरेंट टाइप ऑफ की डेफिनेशंस थी जो कि इस एक्ट को पढ़ने के पहले हमें जानने के लिए ज़रूरी था. तो अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 में बेसिकली हम उन मेम्बर्स या उन अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराती हैं और टाइम टू टाइम इनका क्या चेंजेस होता है, क्या क्या कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट पर्सन रिक्वायर्ड हैं. सो सारी चीज़ें हम ऑल ओवर हम कवर करेंगे अपने आज के टॉपिक्स में. सो हम शुरू करते हैं कि ड्रग एडवाइजरी बोर्ड DTAB मतलब है क्या, कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है बन रहा है तो उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के कुछ मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं कुछ, ताकि हर गवर्नमेंट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना होता है. तो हमें किस तरीके से कराना है, तो जो हमारा DTAB मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसमें हमारे जो एक्स ऑफिसर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस चेयरमैन मतलब कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ सर्विसेज वगैरह, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज वगैरह की चीज़ें देखते हैं, वो हमारे चेयरमैन हो गए. ड्रग कंट्रोलर इंडिया मतलब एक कोई ऑल ओवर उसका एक कंट्रोलर होता है जो भी हमारा सिस्टम मैनेजमेंट हो रहा है, ड्रग कंट्रोलर पूरी ऑल ओवर उसका होता है. एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कैलकटा, ड्रग ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ. सो ये सब हमने देखे कि मतलब कौन कौन से ऐसे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं और कौन सा मतलब ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, कौन से जो लोग हैं कहाँ पे कर, जैसे कि आप फार्मेसी से रिलेटेड है तो आपको पता है कि PCI मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है. सो मतलब ये सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे मैनेज होते हैं हमारे सीनियर्स से, मतलब जो हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का. उसी तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है, और हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में, वहाँ के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं. मतलब इन सब से मिल करके हमारा जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो होता है. इसके बाद आते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर. अब नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं, तो 2% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब 2% हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इलेक्टेड किया जाता है या नॉमिनेटेड किए जाते हैं. 1% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक मेंबर को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सेलेक्ट करते हैं. 2% होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ द एक्ट. अब इस एक्ट के तहत क्या है कि 2% है जिनको हम अपॉइंट करते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं और वो इस एक्ट के अंदर आते हैं. तो ये हो गए. अब हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हमारे एक्स ऑफिसर हो गए, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए. अब हमारे आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स. तो इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं और कैसे इनका सिलेक्शन होता है और मतलब क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को निभानी होती है. तो 1% टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि PCI है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को चुनती है या सेलेक्ट करती है. 1% टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. अब 1% जो है हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो मतलब सेलेक्ट करती है, वो चूज करती है. 1 फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडिया काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च. अब जो है एक हमारा फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो इलेक्टेड किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च है उनके द्वारा.
वन पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और एक मेंबर जो है वो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो सेंट्रल काउंसिल है उनके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। एंड जो वन पर्सन है वो हमारा काउंसिल इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। मतलब कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हमारे टोटल 5 होते हैं, और हर एक मेंबर्स को कौन चुनता है, एक मतलब हमारा पीसीआई, एक हमारा एमसीआई, इसके बाद हमारे गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च मेडिकल रिसर्च के पर्सन, फिर एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मतलब सबको मिल करके एक एक मेंबर सेलेक्ट करती है। और ये 5 मेंबर्स जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि फिर आगे हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फुली तरीके से, सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल ही क्यों बल्कि और ओवर जो हमारे फार्मेसी की रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, उन सब को कंट्रोल, रेगुलेट एंड मैनेज करने के लिए जो हमारे ये मेंबर्स हैं वो पूरी तरीके से काम करते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बताएं तो टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टेक्निकल मैटर्स। अब जो हमारी कोई भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो हमारे 2 तरीके से वर्क कर रहा है, एक हमारा सेंट्रल लेवल पे और एक हमारा स्टेट लेवल पे। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक एडवाइजरी जारी करती है या एडवाइस देती है कोई भी अगर हमारा टेक्निकल मैटर है तो उस फील्ड में, टू कैरी आउट ऑफ ओवर द फंक्शन असाइंड बाय द एक्ट। अब जितने भी एक्ट हैं, मतलब जो हमारा इस एक्ट के तहत जो भी हमारे फंक्शंस हैं, उन सबको यही मेंबर जो है वो प्रेजेंट करते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को बताते हैं और हमें समझाते हैं। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या होती है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी इट इज़ ऑल्सो एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये भी हमारी एक एडवाइजरी ही है और एडवाइजरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किससे की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन सब से मिलके हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो क्या होता है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि अपने सेंट्रल के डिपार्टमेंट की पूरी बातों को प्रेजेंट करते हैं, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और जो हर स्टेट से जो हमारी एक मतलब जो हमारी स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है तो हर स्टेट का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा को प्रस्तुत करता है, रखता है। तो मतलब 2 मेंबर हमारे हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के और 1 मेंबर हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। सो ये हुए हमारे मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर। अब हम इसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। तो ये तो हमने देख ली कि कौन कौन से मेंबर्स थे जो कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को रेगुलेट, कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट थे और कैसे कैसे इनका सिलेक्शन हो रहा था, कौन से स्टेट लेवल पे वर्क कर रहे थे, कौन से हमारे जो है वो सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। हमने ये मेंबर्स चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, एक्स ऑफिसो हो गए, तो ये सब मिलके अब हमारा काम क्या करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एनी मैटर टेंडिंग टू द एश्योर द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। अब जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मेंबर्स हैं उन सभी का क्या काम होता है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे वो एक्स ऑफिसो हो, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए मेंबर हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सबका मिला जुला काम यही होता है कि जो भी इस एक्ट यानी कि एक्ट से रिलेटेड जो भी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में इसका सही से मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका सही से पालन किया जा सके, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को सही से फॉलो कराया जाए और किसी भी चीज़ का ना तो मिसयूज़ हो सके और ना ही मतलब कि हमें देखो क्या करना है कि देश की जनता को हर तरीके से सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, ना उनका फाइनेंशियली लॉस हो पाए, ना ही उनकी हेल्थ का कोई लॉस हो पाए, मतलब ऑल ओवर तरीके से उनका हेल्थ और फिजिकली सब तरीके से उनको बेनिफिट मिले। और जब इन्हीं चीज़ों का मिसयूज़ होने लगता है तभी हमें किसी भी एक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया था, उसमें सारे मेंबर सेलेक्ट किए और मेंबर सेलेक्ट करने का यही मन था कि मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनका जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उनका काम यही होता है कि वो इस चीज़ को एश्योर करे कि जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें
यूनिफॉर्मिटी बनी रहे एंड इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारा इस एक्ट के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूनिफॉर्मिटी से ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता रहे, ताकि जो हमारी देश की इंडियन सिटीजन्स हैं वो हमारे किसी भी तरीके का मतलब उन पर गलत इफेक्ट ना पड़े, वो हमेशा सेफ रहें, उनकी हेल्थ भी और उनका फाइनेंशियली लॉस से भी हम बचा सकें। द ड्रग एंड कंसल्टेटिव कमेटी शैल बी मीट व्हेन रिक्वायर्ड। अब ड्रग एंड कंसल्टेटिव कमेटी से जब जरूरत होती है तब हम मीटिंग कर सकते हैं और अपने सुझाव या अपनी शिकायतें उन तक प्रेजेंट कर सकते हैं, आपस में बता सकते हैं। हैज़ पावर ऑफ रेगुलेट द ओन प्रोसीजर्स। अब ये क्या होते हैं कि इनके अपने कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब इसके बाद अब जो हमारी सेंट्रल लेबोरेटरीज आती हैं उनके फंक्शन की बात करें कि वो क्या करती है। भाई सेंट्रल लेबोरेटरीज जैसे तो ये तो हमारे मतलब DTAB का जो कंट्रोलिंग एंड फंक्शन ऑल ओवर चीज़ें थी, उसी तरीके से जो हमारी सेंट्रल लेबोरेटरी होती है उसके बारे में जानते हैं। एस्टैब्लिश इन कैलकाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो है हमारी सेंट्रल लेबोरेटरी जो है वो कैलकाटा में इस टाइम एस्टैब्लिश्ड है और उसको कौन कंट्रोल करता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए मेंबर्स हैं उनके थ्रू। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एनालिस्ट और टेस्ट सैंपल ड्रग कॉस्मेटिक सेंट बाय द कस्टम कलेक्टर्स एंड कोर्ट। जो हमारे एनालिस्ट है, टेस्ट है, मतलब जो भी ड्रग का कोई भी सैंपल है उसको हमें टेस्ट करना, चाहे वो ड्रग का हो, कॉस्मेटिक का हो या फिर कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल जितने भी टाइप के वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारी फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं उनको मतलब एनालिस्ट और सैंपल को लेकर के कलेक्ट करके कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाना, प्रेजेंट करना, उनका एक ऑल ओवर एक चेकअप करना। एनालिस्ट QC ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल, जो भी हमारा QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो भी सैंपल हैं उनको एनालिटिकली मतलब पूरा चेक करना, उनको टेस्ट करना। कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड्स। अब कोई भी फॉर्मुलेशन बनती है तो उसके पहले हमें जो भी रॉ मटेरियल से ले तक के फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक के डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स और डिफरेंट टाइप के जो मशीनरी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है। तो अब उसका डिपार्टमेंट का क्या काम है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वो हमारी क्या क्या देखती है कि जो हमने मतलब फॉर्मुलेशन बनाने के लिए क्या कलेक्ट किया है, हमारे पास ऑल ओवर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या और भी डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड थी उनका कलेक्शन क्या है, हमने स्टोर कैसे किया है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, जो भी हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स थे उन ऑल ओवर चीज़ों को फॉलो करना एंड देखना। प्रिपरेशन ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड मेंटेनेंस। अब इसके अलावा स्टोरेज, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये देखना। फिर इसके अलावा जो भी हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, हर ड्रग का अपना एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिनको हम IPBP, USP या फिर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये हमारी रेफरेंस होते हैं जिनसे हम अपनी ड्रग को मैच करते हैं, मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रिपरेशन है हमें अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करा के उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर, अगर कोई भी ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें हमें टेस्टिंग करनी है या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ को देखना है, माइक्रोब्स को कल्चर करना है, तो उन चीज़ों की भी प्रिपरेशन करना, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। एनी अदर ड्यूटीज़ इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब बहुत सारी और भी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा असाइन की जाती हैं, तो वो भी काम हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को ही देखना होता है। एक्टिंग एज एन एपेलेट अथॉरिटी ऑफ द मैटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये डिफरेंट टाइप के मतलब फंक्शंस थे जो कि हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के थ्रू हमें फॉलो करने होते हैं। और तो अब आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 के पार्ट 3 के बारे में। सो आई होप आल यू मतलब आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे के वीडियो को फिर से हम नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ये यूनिट थोड़ी सी लेंथी है, तो हम इसके कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू क्लास, आई होप you are understood well. Thank you.